आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। बट बेसिकली हम जब भी अर्थ की ओरिजिन को पढ़ेंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोलर सिस्टम की ओरिजिन को जानने में, क्योंकि अर्थ बेसिकली एक एलिमेंट है। सोलर सिस्टम में न जाने ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, इवन सन है। तो इसलिए हमारा होलसम कोर क्या होगा, सोलर सिस्टम की ओरिजिन को समझने में। जब भी हम जो यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन जानते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, पहला हाइपोथेसिस और दूसरा थ्योरी। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ को तब कहा जाता है जब वो एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम की गई हैं। क्योंकि स्टार्टिंग्स में या बिगिनिंग में एज्यूम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि हमारे पास रिसर्च के थ्रू उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे हम कंक्लूड कर सकें एक परफेक्ट स्टोरी। बट थ्योरी बेस्ड होती थी रिसर्च पे, एक प्रॉपर रिसर्च जिससे काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कंक्लूड की गई हैं, उसको जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करें तो साथ में एक ऐसी स्टोरी फॉर्म हो जो हमें ओरिजिन बता सके। बस यही डिफरेंस है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को तो हमें सबसे पहले हाइपोथेसिस ही मिलेगी, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उतनी सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी रिसर्च से जान के थ्योरी बना सकें। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम ही करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हुए हम अपनी पहली हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली हाइपोथेसिस है गैसियस हाइपोथेसिस। ये आपका जो वर्ड है वो ऑलरेडी बता रहा है कि एक हाइपोथेसिस है, काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम की गई हैं। तो हम पहले जानेंगे कि क्या चीज़ें एज्यूम की गई हैं। तो कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस जिससे चीज़ें कंक्लूड की गई हैं। पहला एजम्पशन ये है कि एक प्री मॉडियल मैटर था, यानी इस हाइपोथेसिस को जो कंक्लूड जिन्होंने किया था उन्होंने कहा था कि एक प्री मॉडियल मैटर एग्जिस्ट करता था, जिसे उन्होंने नाम दिया नेब्यूला। अब जैसे प्री मॉडियल मैटर नहीं समझ में आ रहा है, मैटर आप जानते हैं, प्री मॉडियल का मतलब सुपर नेचुरल, समथिंग जो अनइमेजिनेबल है, ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता था और उन्होंने उसे नाम दिया नेब्यूला। उनका कहना ये था कि ये एक गैसियस क्लाउड है, यानी ऐसा क्लाउड जो गैस से बना हुआ है। हाई अमाउंट ऑफ गैसेस आर देयर इनसाइड नेब्यूला। कुछ और फीचर्स बताए गए जो कि कंक्लूड करते हैं कि नेब्यूला इरेगुलर शेप का था, सॉलिड था, मोशनलेस था और इसके अंदर का जो टेम्परेचर था वो कोल्ड था। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने पहले बताया कि यहाँ गैसियस क्लाउड है, तो ये सॉलिड कैसे हुआ। बेसिकली जो इसका अपर लेयर था वो पूरा सॉलिड की तरह था और इनसाइड ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर गैसेस आर ट्रैप्ड, जिसकी वजह से ये नेब्यूला एक प्री मॉडियल मैटर है, एक ऐसा मैटर जो इमेजिन नहीं किया जा सकता, जो सुपर नेचुरल नेचर का है। ये रेगुलर शेप था, मोशनलेस था, बिल्कुल स्टेबल मैटर था और इसके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड था। ये इनकी पहली एजम्पशन हुई। हमारी अगली एजम्पशन जो इन्होंने सामने लाई वो ये था कि नेब्यूला के अंदर चूँकि गैस पार्टिकल्स थे, काफ़ी सारे ऐसे एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, हर चीज़ के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जो भी एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल्स वगैरह एग्जिस्ट करते थे, पहली बात वो वेराइंग नेचर के थे। वेराइंग नेचर यानी उनके साइज़ अलग अलग थे। ठीक है, साइज़ अलग अलग होती है तो हमें पता है कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कोई भी चीज़ जितनी बड़ी होती है उसका ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने ये चीज़ पढ़ा है। तो चूँकि हम इसमें ग्रेविटेशन तो नहीं कहेंगे पर फ्रिक्शन ज़रूर कहेंगे। जो जितने बड़े साइज़ का एटम होगा वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जो जितना छोटा होगा वो कम फोर्स से खींचेगा। इन सब की वजह से एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन जनरेट होती थी, यानी आपस में ही वो एक ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन के थ्रू कोलाइड करते थे। अब चूँकि ये लगातार हो रहा है, साइज़ अलग अलग है, म्यूचुअल फ्रिक्शन मतलब कैरी ऑन हो रहा है, तो जो रेट ऑफ कोलिजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। सो जो रेट ऑफ कोलिजन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब किसी भी चीज़ में जब ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगता है, कोलिजन्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, एटम्स एक दूसरे से एक तरह से रब होने लगते हैं, रगड़ खाने लगते हैं, तो टेम्परेचर राइज़ करता है। आपने देखा है जब ठंडी में आप लोग अपने हाथों को रगड़ कर अपनी आँखों पे रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि हाथों को रगड़ने से जो भी मैटर्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एटम्स हैं आपके हाथ में, पार्टिकल्स हैं, वो रब होकर वार्म हो जाते हैं और आपकी आँखों को गर्मी देते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। तो ये ओवरऑल बताता है कि इससे जो है वो टेम्परेचर में राइज़ होगा। ठीक है, अब
अब टेम्परेचर में राइज होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि पहले बताया गया था कि नेब्यूला कोल्ड नेचर का है, अब इसका कन्वर्जन हो जाएगा हॉट, यानी इसके टेम्परेचर अब गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जो सिंपल एजम्पशंस इन्होंने सोची थी। एक चीज़ जो बतानी रह गई वो ये है कि इसकी जो शुरुआत की थी, यानी गैसेस हाइपोथेसिस जिन्होंने दी थी, उनका नाम था इमानुएल कांट। इन्होंने 1755 में ये हाइपोथेसिस दी थी। अब एक सिंपल चीज़ ये है कि जब रेट ऑफ कोलिशन बढ़ा तो इनका ये कहना था कि कोलिशन के रेट बढ़ने से नेब्यूला में रोटेटरी मोशन चालू हो गया। देखिए, इस हाइपोथेसिस में काफ़ी कुछ इनकम्प्लीट है, काफ़ी सारी नीट एंड क्लीन तरीके से इन्फॉर्मेशन छुपाई गई हैं, ठीक है, पर वो छुपी नहीं, आगे हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा काफ़ी सारे डीमेरिट्स उनको प्रोवाइड किए गए और इस हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, तो समहाउ उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ कोलिजन है उसके बढ़ने से नेब्यूला में रोटेटरी मोशन चालू हो गया। अब कोई भी स्फीयर है या कोई भी ऐसा कुछ पार्टिकल टाइप है, अगर उसमें रोटेटरी मोशन चालू हो जाता है तो दो फोर्सेस लगते हैं। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको जल्दी समझ में आ जाएगा ये चीज़, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। दो फोर्सेस लगते हैं, एक अंदर की तरफ जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल, एक बाहर की तरफ जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये इस तरह एक बैलेंस बनाने में ज़रूरी होता है, अंदर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ताकि किसी भी तरह का कोलैप्स ना हो, एक साथ मास का बैलेंस हो सके। तो ये दोनों फोर्स मतलब कंटिन्यू तरीके से लगने लगे रोटेटरी मोशन चालू होने की वजह से। कुछ चीज़ें और बताई उन्होंने कि यही चीज़ जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब है, ये जब ज़्यादा हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसकी वजह से जब बाहर खींचता हुआ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा दैन सेंट्रीपिटल जो कि अंदर खींचता हुआ फोर्स है, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो बाहर कुछ रिंग्स डेवलप हो जाएंगी। उनका ऐसा कहना था कि जब बाहर की तरफ धक्का ज़्यादा लगेगा इस फोर्स की वजह से, तो बाहर की तरफ कुछ रिंग्स निकलने लगेंगी, और उनके कंक्लूजन के हिसाब से यही बनकर 9 रिंग्स निकलती हैं जो स्लोली मैटर्स में डेवलप होकर प्लैनेट्स डेवलप करती हैं। ठीक है, अब आप भी देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एकदम अननोन हैं, एजम्पशंस पे ही बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे आपको लग रहा है, तो जिसके सामने ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जो ऑलरेडी हाई प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ऑलरेडी रिसर्च करी है, उन लोगों ने काफ़ी सारे डीमेरिट्स उन्हें बताए, क्योंकि क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बताया और क्या चीज़ें अभी भी इंक्लूडेड नहीं हैं।